गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का अपने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। +2 राजस्थान बोर्ड का पहला चैप्टर है ये। और पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि जो विद्युत आवेश है वो आवेश क्या होता है और किसी भी वस्तु को अपने आवेशित किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं। और एक बेंजामिन का प्रयोग भी पढ़ा था कि बेंजामिन ने बताया कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वह है आवेशों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आवेश एक भौतिक राशि जरूर है लेकिन ये कौन सी है? अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि Q बराबर आपने उस दिन पढ़ा था भी क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू आई इंटू में T होता है। और इसमें क्या है कि दोनों ही राशियाँ ये कैसी हैं? अदिश हैं। विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है और T समय भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इन दोनों के गुणा से अपने को आवेश मिलता है, तो आवेश भी क्या होगी? एक अदिश राशि। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि आवेशों के योग का नियम या एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि आवेशों को जोड़ कैसे सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि यदि किसी विलगित निकाय कि अपने को कोई सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, कोई सिस्टम दे दिया इस प्रकार से, मान लो ये कोई सिस्टम है, बंद सिस्टम है। यदि किसी विलगित निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, बहुत सारे आवेश, एक आवेश ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, और सारे आवेश पड़े हुए हैं। ये मान लो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी कण हो सकते हैं ये, या कोई भी आवेशित कण हो सकते हैं। तो एक से अधिक आवेश उपस्थित है तो निकाय का जो कुल आवेश होगा, मतलब इस सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब ये नीचे लिखा हुआ है कि सीधा जोड़, एल्जेब्रिक सम, जैसे आप मैथ में करते हो योग। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। देखो कि अगर मान लो आपके पास कोई चार आवेश हैं इस टाइप से, एक पर +5Q आवेश है, दूसरे पर -2Q है, तीसरे पर +4Q है और चौथे पर -3Q है। क्योंकि आपको पता है आवेश दो टाइप की होते हैं, या तो प्लस या माइनस। तो अब आपको कह दें भी ये टोटल आवेश कितना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है? सारों को सीधा जोड़ देना है। तो प्लस वाले दोनों जुड़ के 5 और 4 9Q हो जाएंगे, और 9Q में से 3 और 2 5Q माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस का 4Q यहाँ पे बचेगा। तो अपने क्या कर सकते हैं कि अगर एक से अधिक आवेश अपने को दिए हों और टोटल आवेश आपसे पूछ ले, तो सभी आवेशों का क्या कर देंगे? डायरेक्ट जो मैथ में जैसे जोड़ करते हैं वैसे इनका जोड़ कर देंगे। बीजगणितीय योग अपने इसको बोल देते हैं। तो ये क्या है? आवेशों के योग का नियम है भी आवेशों को अपने सीधे ही जोड़ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसका तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लो कि तीसरा पॉइंट अपने को क्या कहता है? आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो ये क्या होता है क्वांटीकरण? अब आपके लिए एक नया शब्द है। तो पहले देखो क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकरण को समझने के लिए अपने पढ़ते हैं क्वांटीकृत राशि, कि क्वांटीकृत राशि किसे कहेंगे? तो वह राशि जिसका मान एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है उसे क्या कह देते हैं? क्वांटीकृत राशि। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने, कि अगर मान लो आपके पास कि आप कह रहे हो भी आप 10 किलो चीनी लाए बाज़ार से, ठीक है, तो 10 किलो, देखो अगर आपने यहाँ पे मान रहे हो भी 10 किलो है जो, वो 1 × 10 किलो है, मतलब 1 किलो को आपने क्या कर किया? 10 बार गुणा किया। तो 1 किलो को 10 से गुणा किया तो क्या बना आपके पास? 10 किलो। तो अब जो ये न्यूनतम राशि यानी 1 किलो है, वो क्या है? यहाँ पे क्वांटीकृत राशि है, कि वह राशि जिसका मान एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है उसे क्वांटीकृत, मतलब 10 किलो एक क्वांटीकृत राशि से अपने को मिलता है, और न्यूनतम मान यहाँ पे क्या है? 1 किलो है। कि अगर मान लो, अगर आप क्या करते हो कि न्यूनतम मान इसका 2 किलो मान लेते हो, 1 किलो की जगह क्या मानते हो आप भी? आपको भी, मैं तो 1 किलो नहीं मानता न्यूनतम, मैं तो 2 किलो मानता हूँ। तो 2 किलो को अगर अपने क्या करें? 5 से गुणा करें, फिर क्या बन जाएगा? 10 किलो अपने को चीनी मिलेगी।
तो कोई भी भौतिक राशि ले सकते हैं कि उस यानी उस न्यूनतम मान का कुछ गुणा करके अपने को वो वाली क्वांटिटी मिल जाए, वो वाली राशि मिल जाए, उसको क्वांटीकृत राशि बोलते हैं। तो वह राशि जिसका मान क्या होता है, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, क्वांटीकृत राशि। पूर्ण गुणांक होना चाहिए, मतलब बटे वाली रकम नहीं आनी चाहिए, ओनली डायरेक्ट। तो अब नीचे देखो कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश की न्यूनतम इकाई है वह यह अविभाज्य है। तो देखो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कुछ ना कुछ गुणा होगा, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका पूर्ण गुणांक होगा, तो विद्युत आवेश भी क्या होगी, एक क्वांटीकृत राशि होगी, मतलब एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणांक होगा। अब अगर आप मान लो भी आप किसी वस्तु पे कह रहे हो भी इस पे क्या है कि 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, तो ये जो आवेश होगा ये आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर इस आवेश को आप भाग दोगे तो अपने को एक पूरी रकम मिलेगी, बटे वाली रकम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश को आवेश का एक क्वांटा कहते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि आवेश का न्यूनतम मान लिखो, तो आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है ना, ये आवेश का न्यूनतम मान है, इससे छोटा मान आवेश का नहीं हो सकता, ये कम से कम मान है। और बाकी जो मान होंगे वो इस मान के कुछ ना कुछ गुणा होंगे, और वो गुणा भी किस टाइप से होंगे, पूर्ण संख्या होगी, ये एक पॉइंटों वाली या बटे वाली संख्या वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या हो जाएगा उसमें, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, लेकिन n नॉट इक्वल टू, ये देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि n नॉट इक्वल टू 1.2 2/7 1.45 इस टाइप के मान नहीं हो सकते इसके। तो ऐसी राशि को क्या बोल देते हैं, क्वांटीकृत राशि बोल देते हैं, कि आवेश जो होगा हमेशा गुणांक के रूप में होगा, और गुणांक होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इससे गुणा होगा इनका। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद भी दिया हुआ है। तो अपवाद क्या होता है, अब ये आप वैसे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी बड़ी क्लासों में, आपके ओनली एक लाइन दी हुई है कि क्वार्क कण होते हैं, एक क्या होते हैं, क्वार्क कण होते हैं। इन पर जो आवेश होता है वो +-2/3 और +-1/3 ई। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जो आपने पढ़ा था वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। ठीक है, तो स्मॉल ई का मान अगर आप लिखना चाहो तो स्मॉल ई आप लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो क्वार्क कणों पर ये आवेश होता है, परंतु देखो नीचे लिखा हुआ है क्वार्क कण इलेक्ट्रॉन की तरह फ्री नहीं रह सकते भी, क्वार्क कणों को आप अलग निकाल के नहीं देख सकते। बाकी आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपके 12th क्लास में इतना नहीं है, आपको वैसे ओनली एक अपवाद के रूप में लाइन दी हुई है, होते क्या हैं, क्या काम होता है इनका, वो सारी आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो देखो अपने को यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है अब कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस वस्तु, कोई भी वस्तु है उस पर आवेश का मान n, यहाँ पे क्या है, n इलेक्ट्रॉन, अगर उस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान n गुणा में e हो जाएगा। ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आता है कि अगर किसी वस्तु में आपको इलेक्ट्रॉन पता है भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, उससे आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन नीचे भी लिखी हुई है, इसमें ये सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है। देखो आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता। कि अगर आप कहो भी द्रव्यमान ना हो, ओनली आवेश आप अलग से निकाल लो, तो आवेश जो होगा वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ होगा, द्रव्यमान से जुड़ा होता है। मतलब अगर तो किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ही उस पर आवेश हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। परंतु इसका उल्टा संभव है कि इसका उल्टा कैसे संभव है कि फोटोन एक द्रव्यमानहीन कण है, वह आवेशहीन कण है। तो
देखो क्या है, इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर आवेश हो, अगर क्या हो कि कोई कण द्रव्यमानहीन हो तो वो आवेशहीन भी हो सकता है। तो फोटोन क्या है यहाँ पे देखो, द्रव्यमानहीन और आवेशहीन एक क्या है, कण है। तो देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोन में तो क्या होते हैं, द्रव्यमान भी नहीं होता और उसका आवेश भी नहीं होता, इसमें तो दोनों ही जीरो होते हैं। तो लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है। तो मतलब द्रव्यमान के बिना तो आवेश नहीं हो सकता, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान क्या है, उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट था ये इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आपने पिछली क्लास में ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। तो देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो क्या बताता है ये सिद्धांत कि किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा नियत होती है कि अगर कोई सिस्टम है उसमें जो आवेश है, सिस्टम का मतलब कोई भी वस्तु मान लो आप, कोई तत्व मान लो, उसमें जितना आवेश है उसकी मात्रा नियत होती है। अर्थात प्रकृति में नया तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखो क्या बताया हुआ है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था एक बार आपको बता देता हूँ कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय में कुल आवेश है जो उसकी मात्रा नियत होगी, प्रकृति में न तो आप नया आवेश उत्पन्न कर सकते हो और न ही उसको नष्ट कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते आप। तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आप इसको ऊर्जा संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम से भी याद रख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही क्या है ये एक नियम है। अब देखो एक नियम और रह गया, वो नोट्स में मैं थोड़ा लिखना भूल गया, अब आपको मैं बुक से बता रहा हूँ, वो बुक नहीं है, मैंने अलग से नोट्स बना रखे, उसमें से बताता हूँ आपको। तो देखिए इसमें है कि विद्युत आवेशों की निश्चरता, ये आवेशों का पांचवा गुणधर्म है। तो इसके अनुसार देखो क्या होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार किसी कण पर जो आवेश का मान होता है वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब चाहे तो आपका आवेश रुका हुआ है, चाहे आपका आवेश है या आवेशित कण है वो गति कर रहा है, उस पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करेगा। भी चाहे तो रुका हुए पर भी उतना ही आवेश होगा और गतिमान पर भी क्या होगा, उतना ही आवेश होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि विरामावस्था में जो आवेश होता है वो गतिमान अवस्था में आवेश के क्या होता है, बराबर, यानी क्यू विराम इज इक्वल टू क्यू गतिमान। अभी इसमें एक दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला जो पॉइंट है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लासों में आएगी, लेकिन आपके ओनली एक लाइन दी हुई है। देखो आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार उस कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। कोई भी कण है अगर वो v वेग से गति कर रहा है तो आइंस्टीन ने बताया था कि उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, वेग के साथ परिवर्तित हो जाता है। और उसने एक फॉर्मूला दिया था, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल देते हैं आइंस्टीन की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने बताया था कि अगर किसी कण को आप v वेग से गतिमान करवा देते हो तो उस कण का द्रव्यमान वेग बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप वेग बढ़ाओगे कण का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसने आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश का मान क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, आवेश इस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो आवेश पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, परंतु यदि किसी कण का द्रव्यमान m तथा आवेश q हो तो q बटा m कण का क्या कहलाता है, विशिष्ट द्रव्यमान। ये एक नई भौतिक राशि बना दी कि q बटा m को क्या बोल देते हैं, किसी कण का विशिष्ट द्रव्यमान। यहाँ पे स्मॉल q है जो, वो तो कहलाता है, वो तो कण पर क्या होता है, आवेश, और m यहाँ पे क्या है, कण पर द्रव्यमान है। तो ये वेग पर निर्भर करता है। अब क्यों करता है वो देखो, क्योंकि देखो आवेश तो निर्भर नहीं करता,
लेकिन द्रव्यमान तो करता है। तो ये जो भौतिक राशि है विशिष्ट द्रव्यमान, इसका मान तो Q बटा M है, मतलब इसके जो मान है उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं Q और M। तो इसमें M जब आ रहा है तो M V के साथ चेंज होगा, तो मतलब विशिष्ट द्रव्यमान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो विशिष्ट द्रव्यमान तो चेंज होता है, लेकिन कण पर आवेश का मान चेंज नहीं होता, चाहे आप जितने मर्जी वेग से गतिमान उसको करवा दो। ये जो था, ये क्या था, विद्युत आवेशों का जो गुणधर्म अपने कर रहे थे, उसमें इसका लास्ट गुणधर्म था। तो इसके टोटल 5 गुणधर्म थे। अब अपने वापस चलते अपने नोट्स पर। नेक्स्ट देखो अपना आता है जो वो टॉपिक है कूलाम का नियम, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके जैसा टॉपिक आपने पिछली बार गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, बिल्कुल उसी का भाई है ये, ऐसा मान सकते हो आप। तो देखो इस नियम में क्या होता है, जैसे न्यूटन ने बताया था कि कोई भी इस ब्रह्मांड के 2 कण हैं या 2 वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान है, तो वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और आकर्षण का बल होता है। तो अब कूलाम ने बिल्कुल उसके जैसा एक नियम दिया, और वो नियम क्या था, देखो कि इस नियम की सहायता से 2 स्थिर आवेशों या आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल की गणना की जाती है। यानी कि कोई अगर आवेशित वस्तुएं हैं 2, या कोई 2 आवेशित कण हैं, उनके बीच जो बल लगता है, इस बल को क्या बोला था, विद्युत बल बोला था, और ये बल आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। तो इस बल का जो मान निकालना था, वो किसने ज्ञात किया, कूलाम ने ज्ञात किया, और उसने एक सूत्र दिया, इसकी सहायता से अपने बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 2 आवेश ले लिए, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, बीच की दूरी कितनी दी हुई है, स्मॉल r दूरी दी हुई है। तो देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के मुख्य 3 कथन हैं। तो इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होगा, यहाँ विद्युत बल लिख सकते हो आप, वो क्या होता है, पहले नंबर पर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि जो बल होगा वो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, उसके क्या होगा, ये समानुपाती होगा। ठीक है, कि अगर आपने देखो इस समीकरण से आपको क्या पता लग रहा है कि अगर दोनों आवेश ज़्यादा बड़े हैं तो बल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, और दोनों आवेशों के गुणा के क्या होता है, ये बल समानुपाती होता है। कि ज़्यादा आवेश लेने से बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वही चीज़ आ गई, न्यूटन का नियम क्या था, F समानुपाती M1 M2 आता था यहाँ पे। और वही दूसरा पॉइंट है कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी समीकरण आ गई। अब तीसरी चीज़ इसमें और आ गई। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, कि आवेशों के बीच कोई माध्यम या कोई वस्तु आपने रख रखी है तो इस बल का मान चेंज हो जाता है। लेकिन जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता था। इस कारण उस नियम को क्या बोल देते थे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि यूनिवर्सल लॉ था वो, इस ब्रह्मांड के हर कण के लिए वो अप्लाई हो सकता था। तो लेकिन और उस बल का मान चेंज नहीं होता था, चाहे आप माध्यम चेंज कर दो। लेकिन इस बल का मान क्या होता है कि आवेशों के बीच अगर आपने माध्यम चेंज कर दिया, कि मान लो 2 आवेश पड़े हुए हैं, उसके पहले तो उनके बीच कुछ भी नहीं रखा हुआ था, दोनों के बीच हवा ही थी। अब दोनों के बीच आपने पानी रख दिया, वाटर रख दिया, तो पानी रखने से क्या होगा, अब उन दोनों आवेशों के बीच बल का मान बदल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा करते हैं। तो 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे तो देखो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। और जब अपने समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है कि क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, K, स्मॉल k है, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा स्मॉल k होता है। यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। और ये कांस्टेंट किस चीज़ पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, मतलब इस k का मान माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी किसी भौतिक राशि की अगर कमी रह जाती है, अब माध्यम की सूत्र में कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो इसका आता है सदिश रूप।
तो सदिश रूप में अपने क्या करते हैं, जो जो सदिश राशियाँ होती हैं उस पर वेक्टर लगा देते हैं। तो f पर f वेक्टर लग गया, इधर k q1 q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब r का तो स्क्वेयर है, तो अपने क्या करते हैं, r वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश r कैप है वो लगा देते हैं, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। और नीचे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ आर कैप क्या है, बल की दिशा बताता है। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, प्लस आर कैप कब लोगे आप, जब दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। मतलब कि प्लस आर कैप आप तब लोगे जब दोनों आवेश समान हो तभी लगता है ना प्रतिकर्षण बल। तो दोनों आवेश समान होंगे तब आप क्या लोगे, यहाँ पे प्लस का साइन लोगे। और आकर्षण बल के कारण जो आप आर वेक्टर आर कैप लोगे वो माइनस होगा, ठीक है ना। ये इसकी चिन्ह व्रत है, साइन कन्वेंशन है, इसको बोल देते हैं कि प्लस आर कैप तो आप प्रतिकर्षण बल के लिए लेते हो और माइनस आर कैप आप किसके लिए लेते हो, आकर्षण बल के लिए। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि k एक समानुपाती स्थिरांक है या कांस्टेंट है जो आवेशों के बीच के माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो इस k का मान क्या होता है, k का मान देखो क्या होता है, निर्वात के लिए क्या होता है, k बराबर, यहाँ पे एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई है, और वो देखो नई चीज़ है क्या, कि k का मान निर्वात के लिए वो 1/4 पाई, इसको बोल देते हैं एप्साइलन नॉट। इसको इस टाइप से लिखना आपको, ये एप्साइलन और यहाँ पे 0 लगा देनी है, और इसको बोल देते हैं एप्साइलन नॉट। ये एक नई भौतिक राशि है। तो देखो k का मान जो होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोड, और यहाँ पे एप्साइलन नोड होता है वो फिर एक कांस्टेंट है, इसका मान निर्वात के लिए इतना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्केयर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्केयर, ठीक है। इसे निर्वात की क्या बोल देते हैं, विद्युतशीलता कह देते हैं। के तो क्या है, के को तो ओनली कांस्टेंट बोलेंगे, स्थिरांक बोलेंगे, समानुपातिक स्थिरांक। लेकिन जो एप्सिलॉन नोड होगा इसको निर्वात की विद्युतशीलता कह देते हैं। और इसका मान आपको दिया हुआ है कि इतना, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, इसका क्या होता है, मान होता है। और साथ में जो मात्रक है वो मात्रक मैं आपको कल बताऊंगा कि इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। आज एक बार आप इसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अब देखो k का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई का मान 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान अपने क्या रखा, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो अपने को जो इसका मान मिलता है वो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलाम स्क्वेयर इसका मान मिलता है। तो ये वाले जो इसका मात्रक है, चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है चाहे के का मात्रक है, आप दोनों निकाल के देखना खुद कि यही बन रहे हैं या इससे अलग बन रहा है कोई। बाकी मैं आपको कल इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो आज देखो अपने जो इसमें किया एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। पहले नंबर पर अपने किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हैं, आवेशों के गुणधर्म है कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इनके योग का नियम आया कि योग क्या होता है, आवेशों का डायरेक्ट जोड़ होता है जैसे अपने मैथ में जोड़ करते हैं। तीसरा क्वांटीकरण वाला है, इसमें आपको हो सकता है भी दिक्कत आए, इसको बुक से और पढ़ के देखना। क्वांटीकृत राशि वो होती है कि जिसका मान क्या होता है, एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणांक होता है। पूर्ण मतलब पॉइंटों वाला मान नहीं होना चाहिए। तो आवेश क्या होता है, एक क्वांटीकृत राशि है, और इसका मान क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई के इक्वल आता है, ठीक है। Q बराबर एन ई का मान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आवेश का न्यूनतम मान है, ये कम से कम मान आवेश इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद अपवाद आए थे, और दूसरा आया था कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होगा, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान उपस्थित हो सकता है। चौथे नंबर पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत आता है कि आवेश को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। और इसके बाद एक मैंने आपको बीच में और बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। फिर लास्ट में आ जाता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बिल्कुल ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के इक्वल है, बस वो नियम किसके लिए लगता था, द्रव्यमानों के लिए, और ये वाला जो नियम है ये किसके लिए लगता है, आवेशों के लिए लगता है। वही फॉर्मूला है, वहाँ पे G m1m2/r² आता था, और यहाँ पे K/Q1/Q2/r²। वहाँ G का मान कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, सार्वत्रिक नियतांक था, चेंज नहीं होता था कभी।
लेकिन जो यहाँ पे क्या है कि के का मान माध्यम पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करने से के का मान माध्यम बदलने से चेंज हो जाता है। के समानुपातिक स्थिरांक होता है और के का मान निर्वात के लिए क्या होता है 1/4πε0। अन्य माध्यमों के लिए अपने कल पढ़ेंगे इसको। और ε0 आपके लिए नई राशि है, इसको याद कर लेना, इसका मान आपके बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में, इसको याद रखना है हमेशा। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वेयर इंटू कूलाम स्क्वेयर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो कल आप क्या करना, एप्सिलॉन नोड की विमा निकालना है और के की भी विमा निकाल के देखना भी निकलती है या नहीं, फिर अपने आगे इसको डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या आपको कोई सुझाव देना हो वो मुझे दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।